निरंजन नहीं आया खाने के लिए? बापूजी वो कह रहे थे कि उनको भूख नहीं है। अच्छा तुम बैठो खाओ। नहीं बापूजी, मेरा भी मन नहीं कर रहा। राहुल, ऐसा क्या कह दिया तूने निरंजन से? मैंने क्या कह दिया? तुम लोगों को समझ में नहीं आता। अरे आओ इला, बैठो। अच्छा तुम आ गए। भूखे रहने से सर दर्द नहीं जाता, बढ़ जाता है, तो खाओ। माँ जी खा लीजिए ना। हाँ। बेटा तुम नहीं खा रही हो? नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है। बाबूजी, एंगेजमेंट कुछ दिन के लिए तो टल गई है। मुझे दिल्ली का 2 दिन का काम मिला है। सोच रहा हूँ कि कराऊं। इंदर आ रहा है। क्या? कौन आ रहा है? इंदर आ रहा है। उसका फोन आया था। उसने कहा कि उसका मुंबई में कुछ काम है तो 4-5 दिन के लिए मुंबई आ रहा है। मैं सोच रही थी उसे परिमल वाला कमरा दे दूं। इंदर कौन है? मेरा सगा छोटा भाई है इंदर। और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं प्यार करती हूँ उससे। नफरत करता हूं मैं उससे। आपकी नफरत की वजह से इतने साल तक शक्ल नहीं देखी मैंने उसकी। हर भाई दूज और रक्षाबंधन को अकेले कमरे में जाके रोती रहती थी, मगर कभी एक शब्द भी नहीं कहा मैंने। क्योंकि तुम जानती हो कि तुम चाहे एक शब्द कहो या पूरी किताब लिख दो मेरे सामने, इसका कोई असर नहीं होगा मुझ पर। इंदर का हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं जुड़ सकता। आप मत रखिए उसके साथ रिश्ता, लेकिन मेरा तो है। एक ही माँ की संतान है हम, खून का रिश्ता है हमारा। मैं कैसे कह दूं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है? देखिए, इंदर यहाँ आ रहा है, कुछ दिन रहेगा फिर चला जाएगा। नहीं, इंदर मेरे घर में एक कदम भी नहीं रखेगा। मेरा घर? क्या घर मेरा नहीं है? इला, ये घर हमारा है, लेकिन अगर इंदर यहाँ आया तो मैं यहां से चला जाऊंगा। फिर ये घर हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा रह जाएगा, सिर्फ तुम्हारा। अरे बेटा, तुम। गुड मॉर्निंग माँ जी। गुड मॉर्निंग। माँ जी, मुझे मालूम था कि बापूजी कमरे में नहीं हैं और मैंने डोर नॉक किया था, लेकिन आपने खोला नहीं, इसीलिए मैं सीधा चली आई अंदर। कोई बात नहीं बेटा। और ये आपकी मॉर्निंग चाय। थैंक यू। माँ जी, आप चाय पीजिए, मैं आती हूँ। रीटा, तेरे और मेरे आंख बंद करने से आने वाला तूफान टलेगा तो नहीं ना? बाबूजी, ये चाय तूने बनाई? नहीं,
मैंने नहीं बनाई, भाभी बना गई थी। उन्होंने कहा था कि जब आप उठे तो आपको दे दूं। बैठ। तुझे तेरा मामा इंदर याद है? इंदर मेरा सगा छोटा भाई है। हमारी शादी के बाद इंदर की और सेठ जी की बहुत जमती थी। सेठ जी का एक करीबी दोस्त था जगदीश। उसकी छोटी बहन रजनी के साथ सेठ जी ने इंदर की शादी तय करवा दी। रजनी मेरी बहन जैसी थी। ये सोचकर इंदर से उसकी शादी तय करवाई थी कि वो सुखी रहेगी। एक शादी के एक दिन पहले इंदर ने पास के गांव के एक लड़के से शादी कर ली। रजनी को जब इस बात का पता चला तो वो घर के आंगन में बैठी हुई मेहंदी लगवा रही थी। उठकर सीधे रसोई घर में गई और मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। औरतों की चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं घर में दौड़ा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे हाथों में उसने तब तो वो मरते हुए उसकी आंखें खुली थी, देख रही थी मुझे, चिल्ला चिल्ला कर सवाल पूछ रही थी मुझसे वो बेजुबान आंखें कि गोवर्धन भैया आपने ऐसा क्यों किया? रजनी की मौत का दुख तो मुझे भी बहुत हुआ था। जब मैं मायके गई तो मैंने इंदर को क्या कुछ नहीं कहा। जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तब इंदर ने मुझे बताया कि उसने जिस लड़की से शादी की थी उस लड़की की पहले भी 2 बार शादी तय हो चुकी थी और दोनों बार उसके दोनों मंगेतर मर गए। उस दिन वही किस्सा तीसरी बार हुआ, उसका तीसरा मंगेतर भी मर गया। तब गांव के लोगों ने और घर वालों ने उसे मनहूस समझकर उसे मारना पीटना शुरू किया, उसे घर के बाहर निकाल रहे थे। जब इंदर ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अगर इंदर को इतना ही बुरा लग रहा तो वो खुद उससे शादी कर ले। फिर क्या था, एक मासूम और निर्दोष लड़की को जुल्म से बचाने के लिए इंदर ने वही उसी वक्त उससे शादी कर ली। सारी कहानी झूठी है ये। रजनी की मौत के बाद मैंने गांव में पूछताछ करवाई तो पता चला उस लड़की के मंगेतर की मौत की बात तक तो सच है, मगर लड़की को घर से निकाल देना, उस पर जुल्म करना, ये झूठ। अब ये झूठ इंदर ने पैसों की लालच में बोला था। उस लड़की की शादी कहीं हो नहीं रही थी तो उसके बाप ने अच्छा खासा दहेज दिया था इंदर को। ये दहेज की लालच वाली बात बिल्कुल झूठ है। इंदर ने मेरे सामने हमारी स्वर्गवासी माँ की कसम खाकर कहा था, नीला ये झूठ है। बिल्कुल सच है। नहीं तो अचानक शादी के बाद इंदर के पास इतना पैसा कहां से आ गया था? बिजनेस था उसका, पैसा इंदर ने उसी में कमाया था। आपके दोस्त जगदीश और उनका परिवार, सबको बड़ा सदमा लगा था राहुल। और उसके बाद जगदीश ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। रास्ते में अगर उसके माता पिता कहीं मिल जाते तो मुझे ऐसी नजरों से देखते थे कि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। और एक दिन ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया और मैं इला और तुम सबको लेकर अपनी हवेली छोड़कर मुंबई आ गया। जिस इंदर की वजह से मेरी बहन जैसी लड़की की जान गई, जिस इंदर की वजह से मेरा दोस्त, मेरा घर मुझसे छूट गया, उस इंदर को मैं अपने घर में, अपनी जिंदगी में कैसे आने दे सकता हूं? सेठ जी के कहने पर मैंने अपने भाई से इतने सालों तक कोई संबंध नहीं रखा, उसकी शक्ल तक नहीं देखी, ना उसकी आवाज सुनी। अब इतने सालों के बाद अगर मेरा भाई शहर में आ रहा है तो क्या उसकी बड़ी बहन उसे अपने घर में नहीं रख सकती? हाँ दीदी, 1 मिनट। हाँ माँ जी, गायत्री दीदी। बोलो बेटा। माँ जी,
लीजिए जरा इनसे बात कीजिए। हाँ माँ। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बाद में फोन करता हूँ। कुछ समझ में नहीं आया, फोन भी किया और बात भी नहीं की उसने। ये क्या बात हुई? जो आप मुझसे कह रहे हैं वो आप उनसे भी कह सकते थे ना। क्यों? माँ जी को क्यों बोलूं मैं? जब ये हमारी बात है, तुम्हारी और मेरी। लेकिन वो माँ है आपकी और उन्हें ये जानने का पूरा हक है कि उनका बेटा अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर, उन्हें क्या मुंबई छोड़कर जाना चाहता है। अरे क्या बात कर रही हो? छोड़कर यार, पूना ही तो जा रहे हैं। 200 किलोमीटर दूर है पूना, 4 घंटे का रास्ता है। फिर भी दूसरा शहर तो है ना। मुझे पता है आप इसलिए ये सब कर रहे हैं ताकि हम माँ बापूजी से कोई संबंध ना रख सके। अच्छा, तो मैंने अपने बैंक वालों को कन्विंस कर दिया कि भैया मुझे अपने माँ बापूजी से दूर जाना, मेरा प्रमोशन करवा दो। मुझे क्या पता आपने ऐसा किया हो तो। हेलो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बैंक में 51 लोगों का प्रमोशन हो रहा है, जिसमें से 32 मुझसे सीनियर हैं। तुम्हें खुश होना चाहिए, मेरा काम देखकर मेरी प्रमोशन हो रही है। लेकिन आप इस प्रमोशन के लिए ना भी कर सकते थे ना। इतना बड़ा प्रमोशन है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं ना क्यों करूंगा? मैंने पूछा आप ना बोल सकते हो कि नहीं। हाँ, टेक्निकली मैं ना बोल सकता हूँ। तो बस हो गया फैसला, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। प्रमोशन के लिए मना कर दीजिए। गायत्री, 1 महीना है तुम्हारे पास, जो पैकिंग वगैरह करनी है कर लो। अगले महीने हम पूना में होंगे एंड दैट्स फाइनल। ऐसे कैसे फाइनल? अब सारे फैसले तुम अकेले नहीं ले सकते। एक तो तुमने मुझे बताया नहीं, रीता भाभी से बात हुई तो उन्होंने बताया तुम दिल्ली जा रहे हो। इसमें इतने सारे फैसले कहाँ से आ गए? मुझे दिल्ली में काम करने का ऑफर आया, मैंने हाँ कर दिया। नाउ डोंट टेल मी कि मुझे इसके लिए तुमसे पूछना चाहिए था। समीर, इसे पूछना नहीं कहते, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इसे बात करना कहते हैं। ए होल्ड, अभी हम हस्बैंड वाइफ बने नहीं हैं, बनने वाले हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। जो तुमने कहा उसका कोई और मतलब भी होता है क्या? जस्ट लेट मी गो, मेरा हाथ छोड़ो। ना छोड़ूं तो? ये सब रोमांटिक बातें इस वक्त नहीं चलेंगी। आपके हाथ देखे, बहुत खूबसूरत है। यू इडियट, डायलॉग में हाथ की नहीं पैरों की बात होती है। यार ये मेरा अपना है। आपके हाथ देखे, बहुत खूबसूरत। इनसे बर्तन मत धोइए, मैले हो जाएंगे। कम है। मुझे ये सब मेरे लिए नया है। नया तो मेरे लिए भी है, इसलिए तो मुझे गुस्सा आया जब तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। छोड़कर नहीं, सिर्फ 4-5 दिन के लिए। मैंने सोचा कि कुछ पैसे कमा लूंगा। मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन जूनियर की जिम्मेदारी है। यू नीड मनी। जूनियर कह रहा है उसे और उसकी मम्मी को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। वी नीड यू। भैया ले लो। हाँ भैया। राहुल ने बापूजी की पूरी बात सुनी और माँ जी ने भी मुझे सब कुछ बताया। मैं और राहुल यही बात कर रहे थे कि माँ जी और बापूजी के बीच में हमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतने दिनों में कभी नहीं देखी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भगवान जाने अब आगे क्या होगा। जैसे आप बता रहे थे वो टेंशन की बात तो है। कल जिस तरह बापूजी डाइनिंग टेबल से उठ कर गए, मेरे को तो ये लग रहा था कि बहुत सीरियस मैटर है। बट फिर मैंने सोचा कि कुछ इतना सीरियस नहीं होगा। आफ्टर ऑल देयर माँ बापूजी यार। आई मीन दे डोंट फाइट। आई नो। व्हाट हैपेंड? इज एवरीथिंग ऑलराइट? या, I'm okay.
तो मैं ये कह रहा था कि ये माँ बापू जी के बीच में जो इंदर मामा वाला इशू है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अरे कॉम्प्लिकेटेड तो आप कर देते हैं हर बात को। मैं यहाँ उस बात को खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ, आपसे माँ जी और बापू जी के बारे में बात कर रही हूँ, और आप ये साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहते हैं मुझे। हाँ दे रहा हूँ, बिकॉज आई एम वेरी अपसेट। कल तुमने राहुल की कही हुई बात को सुनकर मेरे साथ कितना आर्ग्यूमेंट किया था। आर्ग्यूमेंट नहीं किया था, आपसे बस एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आपने मुझे दे दिया। रीता, तुम्हारे फेस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम्हें अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है। देखिए, जब से वो किडनैपिंग वाला इंसिडेंट हुआ है मैं उस बारे में सोच ही नहीं रही, और मैं देख रही हूँ कि आप कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इशू खत्म हो चुका है। रीता की अदालत में अभी तक आप निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि अब भी मेरा किसी की लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? हाँ, मुझे शक है कि आपका किसी लड़की के साथ में चक्कर है, और जिस तरीके का आपका बिहेवियर है ना, वो शक कभी भी यकीन में बदल सकता है। अरे यार रीता, तुम्हें माँ बापू जी के बारे में कुछ बात करनी थी ना, अरे कहो ना। भट्ट भाई का फोन आया था, कह रहे थे कि रमेश भाई ने कल से कुछ खाया नहीं, ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया, अब सबको उनकी टेंशन। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए उनके पास चला जाऊं, शायद मेरे कहने से कुछ खा ले। जाइए। क्या मेरे कहने से आप अपनी जिद नहीं छोड़ सकते? जिद तुम कर रही हो, मैं नहीं। तुम्हें जिद छोड़नी पड़ेगी। आपको याद है जब मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही थी, तब उन्होंने मुझे बार बार कहा था कि इला, मेरे इंदर का ख्याल रखना, उसे तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूं मैं। पर अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बच्चा नहीं है वो। और जब वो बच्चा था तो तुमने, मैंने, पूरे परिवार ने उसका ख्याल रखा, और बदले में क्या दिया उसने? एक मासूम की जान ले ली लालच में आके। रजनी के साथ जो हुआ वो सब गलत था, मैं मानती हूँ। एक हंसती खेलती लड़की की मौत नहीं हुई, तुम्हारे भाई ने जान ली है उसकी, तुम्हारे भाई ने। तो किसने? पैसों के लिए? अरे अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे ले लेता, मुझसे मांग लेता, मैं दे देता उसे। उसने पैसों के लिए शादी नहीं की, वो तो बस उसकी मदद करना चाह रहा था। 1000 बार ये कहानी सुन चुका हूं मैं तुमसे। भाई ने कहा और बहन ने मान लिया। एक पत्नी ने कहा और पति ने अभी तक नहीं माना। अरे कल एक टीवी पर न्यूज आ रही थी, एक 14 साल का लड़का एग्जाम में फेल हो गया, उसके माँ बाप ने उसे डांटा, शायद कुछ ज्यादा ही डांट दिया हो। उस लड़के ने अपनी जान दे दी। अब क्या माँ बाप को मालूम था कि उनके जरा से कहने पर बेटा अपनी जान दे देगा? ये दोनों बातें अलग हैं। अगर ढंग से सोचा जाए तो दोनों बातें एक जैसी ही है। उस लड़की से शादी करते वक्त इंदर के दिमाग में पूरा वक्त रजनी का ही ख्याल था। उसने सोचा था कि जाकर वो उससे माफी मांग लेगा और कुछ दिनों बाद रजनी की शादी हो ही जाएगी। उसे नहीं पता था कि रजनी अपनी जान दे देगी। अब अगर जान गई ना उसकी, मर गई ना रजनी। बार बार तुम्हारी ये कहानी सुनने से मैं इंदर को माफ नहीं करूंगा। उस लड़की की जान इंदर की वजह से गई है, और ये सच है, और ये सच नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर ये आपका सच है तो उसे मत बदलिए, मगर मेरा सच ये है कि इंदर मेरा भाई है और बहुत सालों के बाद वो मुझसे मिलने आ रहा है। मैं उससे मिलूंगी, जरूर मिलूंगी। ठीक है, जाओ मिलो अपने भाई से, मगर उसका एक भी कदम मेरे घर में नहीं पड़ेगा। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? देखो भैया, बापूजी को कोई समझा तो सकता नहीं, बट आप माँ के थोड़े ज़्यादा लाडले, मीन नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट ये बात तो सच है कि हम सब भाइयों में से आपकी माँ के साथ थोड़ी ज़्यादा बॉन्ड है। आप बात करो ना माँ से। ये माँ कहाँ जा रही है?
बेटा मैं जरा रमेश भाई के घर जा रहा हूँ। तो बापूजी ये माँ भी ऑटो में कहाँ गई है? आ जाएगी कुछ देर में। बापूजी, बापूजी, माँ तब की गई हुई अभी तक नहीं आई। माँ कहाँ है बापूजी? परिमल भैया का फोन। हाँ भैया। अच्छा सुन, माँ इधर है मेरे घर पे और कह रही थी कि रात को यहीं रुकेंगी। ओके? माँ परिमल भैया के घर पर है और आज रात वहीं रुकेंगे।